डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 3 भाषा विज्ञान, इसका इकाई 1 भाषा उत्पत्ति अंगेना विविध मतो अने भाषा विज्ञानना अध्ययननी पद्धतियों, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हमने भाषा विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया था। आज हम भाषा विज्ञान के अध्ययन का महत्व, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं कि भाषा विज्ञान का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व है कि इससे भाषा के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने में यह उपयोगी है। भाषा विज्ञान का उपयोग है कि इसके माध्यम से हम भाषा के विभिन्न रहस्य, अर्थात भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार शतरंज के खेल में चालें असीमित होती है, उसी प्रकार मानवीय अभिव्यक्ति का दायरा असीमित है। अतः उस दायरे तक पहुंचने में भाषा विज्ञान सहायक है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार शतरंज का खेल जब खेला जाता है तो उसमें अनेक प्रकार की विभिन्न चालें होती है, उसी प्रकार जो मानवीय अभिव्यक्ति है, मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से करता है, उसकी कोई संख्या सीमित नहीं है। तो उन अभिव्यक्ति को समझने में, उन अभिव्यक्तियों तक पहुंचने में भाषा विज्ञान हमारी मदद करता है। तीसरा है ध्वनि, पद, शब्द, अर्थ और वाक्य, इनका वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायक है। भाषा विज्ञान के माध्यम से ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई, यह पद कैसे बना, शब्द कैसे बना, इसमें क्या धातु है, प्रत्यय है, इस शब्द का क्या अर्थ है, यह वाक्य कैसे बना, इन सब की जानकारी, इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन हम भाषा विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद है, यह भाषाओं की तुलना के माध्यम से संस्कृति और इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। अर्थात भाषा विज्ञान में दो विभिन्न अलग भाषाओं की या दो से अधिक भाषाओं की आपस में तुलना की जाती है और उस तुलना के माध्यम से यह भाषा विज्ञान संस्कृति और इतिहास, इसका पुनर्निर्माण करता है। भाषा ध्वनियों के अज्ञात क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भाषा विज्ञान क्या करता है कि भाषा विज्ञान के माध्यम से जो ध्वनियों की विभिन्न उत्पत्ति हुई, तो वह उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई, इसके बारे में भाषा विज्ञान जानकारी प्रदान करता है। तो भाषा विज्ञान के अध्ययन के ये महत्व है। इसके बाद है भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियां। भाषा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए 3 पद्धतियां बताई गई है: विवरणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति। ये 3 पद्धतियों के माध्यम से भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इनमें सबसे पहली पद्धति है विवरणात्मक पद्धति, जिसको वर्णनात्मक पद्धति भी कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन पद्धति है। किसी भी भाषा के एक विशिष्ट काल पर विचार किया जाता है और फिर उस काल के अनुसार जो नियम बनाए जाते हैं उसे वर्णनात्मक पद्धति कहते हैं। अर्थात इस वर्णनात्मक पद्धति में क्या होता है कि किसी भी भाषा, कोई भी भाषा जब विकसित हुई तो किस समय में वो विकसित हुई, उस समय के विशिष्ट काल पर विचार किया जाता है और उस काल के अनुसार उस भाषा से संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं उसे हम विवरणात्मक या वर्णनात्मक पद्धति कहते हैं। सुसूर नामक जो भाषाविद है, इस पद्धति को स्थित्यात्मक पद्धति, स्टैटिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। सुसूर नामक जो एक भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने इस पद्धति को स्थित्यात्मक पद्धति कहा है। इस पद्धति को व्यवस्थित या प्रणालीगत भाषा शास्त्रीय पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के विश्लेषण में किसी विशिष्ट देश और समय की भाषा का अध्ययन किया जाता है। जो विवरणात्मक पद्धति है, इस पद्धति को हम व्यवस्थित या प्रणालीगत भाषा शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार के विश्लेषण में किसी विशिष्ट देश और काल की भाषा का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यवस्थित ढंग से इसमें किसी भी भाषा को लेकर उसके एक विशिष्ट काल या देश से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे प्रणालीगत या व्यवस्थित भाषा शास्त्रीय पद्धति भी कहते हैं। अब जो ये विवरणात्मक पद्धति है, इसके अध्ययन की 2 विधियां बताई गई है। पहली विधि है
इस विधि में किसी भाषा के वर्णनात्मक व्याकरण का अध्ययन किसी अन्य भाषा में लिखकर करना, जैसे अंग्रेजी व्याकरण को गुजराती संदर्भ में प्रस्तुत करना। अर्थात इस विवरणात्मक पद्धति के अध्ययन के लिए बताया गया है कि या तो हम किसी भी भाषा के वर्णनात्मक व्याकरण को किसी अन्य भाषा में हम पढ़ें या अन्य भाषा में उसको लिखकर उसका अध्ययन करें, जैसे अंग्रेजी व्याकरण का हिंदी संदर्भ में, गुजराती संदर्भ में या किसी अन्य भाषा के संदर्भ में अध्ययन करना, उसे अन्य भाषा के संदर्भ में प्रस्तुत करना। दूसरा है कि उसी भाषा में उस भाषा का शास्त्रीय विवरण देना, जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र शैली में लिखे गए छोटे छंद संस्कृत भाषा की पद रचना के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे इको यणची। अर्थात विवरणात्मक पद्धति में क्या होता है कि या तो कोई एक भाषा है, उस भाषा का वर्णनात्मक व्याकरण का जो अध्ययन है वो किसी अन्य भाषा में करेंगे, या उस भाषा का अध्ययन हम उसी भाषा में करेंगे। जैसे संस्कृत का अध्ययन हम संस्कृत में ही करेंगे, लेकिन उसके साथ में उसका शास्त्रीय विवरण प्रस्तुत करेंगे, जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में सूत्र शैली में उसकी रचना की गई है, तो उसका सूत्र है जैसे इको यणची। इको यणची का वर्णन हम, इको यणची का विवरण हम उसी भाषा में अर्थात संस्कृत की भाषा में ही उसका शास्त्रीय विवरण इसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे होने पर। तो यह सब वर्णन जो विवरणात्मक पद्धति के अंदर ही किया जाता है। दूसरी पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति। यह विधि किसी भाषा के इतिहास की जांच करती है, वर्तमान से लेकर अतीत तक शब्दों और वाक्य विन्यास की उत्पत्ति का पता लगाती है। इस पद्धति का उद्देश्य किसी भी भाषा की संपूर्ण विकास यात्रा को समझना है। अर्थात ऐतिहासिक जो नाम से स्पष्ट है कि यह इतिहास से संबंधित पद्धति है कि किसी भाषा का विकास, उसका इतिहास क्या है, यह वर्तमान से लेकर अतीत तक इसमें कौन कौन से शब्द बने हैं और उन शब्दों की या वाक्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है किसी भाषा में, तो इन सब का पता हम इस ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से लगा सकते हैं। इस पद्धति का उद्देश्य किसी भी भाषा की संपूर्ण विकास यात्रा को समझना है। अर्थात यह भाषा जहां से उत्पन्न हुई है वहां से लेकर अब तक इस भाषा में कितना विकास हुआ है, इन सब का पता हम ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से लगा सकते हैं। किसी भी भाषा का प्रत्येक रूप, प्रत्येक ध्वनि, वाक्य विन्यास इत्यादि किस प्रकार विकसित हुए, यह इस विधि के माध्यम से पता चलता है। अर्थात ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कोई भी भाषा या कोई भी ध्वनि या कोई भी वाक्य संरचना किसी भाषा में किस प्रकार विकसित हुई, इसका पता हम ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से लगा सकते हैं। और इस ऐतिहासिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है बृहद व्याकरण को। इस बृहद व्याकरण में कोई भी भाषा को लेकर उसके रूप, ध्वनि, शब्द, वाक्य विन्यास इत्यादि विभिन्न इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। भाषा विज्ञान इस प्रकार के अध्ययन के लिए प्राचीन शिलालेख, हस्तलिखित ग्रंथ, मुद्राओं पर अंकित भाषा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह या फिर शिलालेख, प्राचीन काल में विभिन्न राजाओं के शिलालेख इत्यादि हुए, या जो पुरानी मुद्राएं चलती थी उन मुद्राओं पर अलग अलग भाषा अंकित होती थी। तो इन सब का अध्ययन करके हम इस ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करके उस भाषा का पता लगा सकते हैं कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट में कौन सी भाषा है या यह शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा है, और कोई मुद्रा है या कोई अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलती थी, उन मुद्राओं पर अलग अलग भाषा अंकित होती थी, तो यह भाषा कौन सी है, इन सब का अध्ययन हम इस ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरी पद्धति है तुलनात्मक पद्धति। यह पद्धति अभी नवीन पद्धति है जिसका प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ। सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम 1786 में अपने भाषण में संस्कृत भाषा की ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के साथ समानता की बात कही। तुलनात्मक पद्धति जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि भाषाओं के बीच में तुलना की जाती है। भाषा विज्ञान में दो भाषाओं या दो से अधिक भाषाओं के बीच में आपस में जब तुलना की जाती है तो वो तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सन 1786 में अपने भाषण में संस्कृत भाषा की ग्रीक और लैटिन इत्यादि अनेक भाषाओं के साथ समानता की बात कही है। अर्थात संस्कृत भाषा ग्रीक से भी समानता रखती है, लैटिन भाषा से भी समानता रखती है, ऐसा सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम कहा। इसके बाद ग्रिम ने 1785 से 1863 इस समयावधि में एक भाषा की ध्वनियों को दूसरी भाषा में बदलने का नियम दिया। अर्थात ग्रिम ने
ध्वन्यात्मक परिवर्तन का, ध्वन्यात्मक शब्द परिवर्तन का जो नियम दिया है उसमें क्या बताया कि एक भाषा की ध्वनि को हम दूसरी भाषा में कैसे बदल सकते हैं, इन सब का नियम ग्रिम महोदय ने 1785 से 1863 में अपने ग्रंथ में दिया है। ग्रिम के ध्वन्यात्मक परिवर्तन के इस नियम से भारोपीय भाषाओं की अवधारणा और जर्मन भाषा में व्यंजन परिवर्तन के नियम का जन्म हुआ है। अर्थात ग्रिम ने जो ध्वन्यात्मक परिवर्तन का जो नियम दिया उससे भारोपीय भाषाओं की अवधारणाओं का भी जन्म हुआ है और जर्मन भाषा में व्यंजन परिवर्तन के नियम का भी जन्म हुआ है। इसीलिए ग्रिम को क्या कहा जाता है, भाषा विज्ञान का पितामह कहा जाता है। डेनिश विद्वान रास्क ने ग्रीक, लैटिन और जर्मन भाषा का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने इन भाषाओं में मानव जीवन से संबंधित शब्दों के बीच समानता की जांच की, अर्थात मानव जीवन के दैनिक उपयोग में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, दैनिक जीवन में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उन शब्दों के बीच में डेनिश विद्वान थे रास्क, उन्होंने इनके बीच में समानता की बात की और साथ ही में उन्होंने ग्रीक, लैटिन और जर्मन इन तीनों भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया कि इनमें क्या समानता है और क्या विषमता है। इन्होंने माना कि यदि एक भाषा के शब्द किसी अन्य भाषा के शब्दों से ध्वन्यात्मक परिवर्तन के विशिष्ट नियमों के आधार पर समानता रखते हैं तो उन्हें एक ही परिवार का माना जाना चाहिए। डेनिश विद्वान रास्क ने क्या बताया कि किसी एक भाषा के शब्द यदि अन्य भाषा में शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन के विशिष्ट नियमों के आधार पर समानता रखते हैं तो उन सभी को एक ही परिवार का माना जाना चाहिए। इसीलिए भारोपीय परिवार का जो सिद्धांत है वो आया कि भारत और यूरोपीय विभिन्न भाषाओं में आपस में ध्वन्यात्मक परिवर्तन के आधार पर समानता है, इसीलिए उन सबको भारोपीय परिवार में रखा गया है। एक विद्वान है फ्रांज बोपे, उन्होंने 1833 में ग्रीक, लैटिन और जर्मन इनके साथ साथ संस्कृत व अवेस्ता को भी तुलनात्मक अध्ययन में शामिल किया। इस प्रकार इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ। अर्थात जो फ्रांज बोपे नामक विद्वान है उन्होंने ग्रीक, लैटिन और जर्मन इन तीनों में तो आपस में तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो गया था, लेकिन इसी के साथ इन्होंने संस्कृत और अवेस्ता को भी तुलनात्मक अध्ययन में सम्मिलित किया और इसी कारण इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ। वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति एक ही भाषा के अध्ययन तक सीमित है, जबकि तुलनात्मक पद्धति का क्षेत्र बहुत विशाल है। जो हमने इससे पहले विवरणात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति के बारे में पढ़ा, वो दोनों पद्धतियां किसी एक ही भाषा के अध्ययन तक सीमित मानी गई है, उसमें किसी एक ही भाषा के अध्ययन का दायरा रखा गया है, जबकि जो तुलनात्मक पद्धति है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं के मध्य में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग एक ही कुल की भाषाओं या बोलियों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है, अर्थात एक ही कुल में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं या बोलियों के मध्य तुलना करने के लिए हम तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, संस्कृत में भ्रातृ शब्द होता है, उसको लैटिन में भ्रातिर, ग्रीक में भ्रातेरी, जर्मन में ब्रैडर और अंग्रेजी में ब्रदर कहते हैं। इन संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मन और अंग्रेजी इन भाषाओं में समानता देखी जाती है कि भ्रातृ शब्द को लैटिन में भ्रातेर बोलेंगे, ग्रीक में भ्रातेरी, जर्मन में ब्रैडर और अंग्रेजी में ब्रदर, तो इनमें आपस में ध्वन्यात्मक समानता भी देखी जाती है। इसी प्रकार पितृ शब्द है उसको लैटिन में पेतर, ग्रीक में पतेर, जर्मन में फैटर और अंग्रेजी में फादर, तो इसी प्रकार इन भाषाओं में आपस में समानता देखी जाती है। इनमें वर्ण उच्चारण में ध्वन्यात्मक समानता देखी जाती है, ध्वनियों की समानता यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में आपस में तुलना की जाती है कि किसमें समानता है और किसमें विषमता है। तो यह पद्धति एक ही परिवार की भाषाओं की पहचान करने में बहुत ही सहायक मानी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने भाषा विज्ञान के अध्ययन का महत्व और साथ ही में भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए जो 3 पद्धतियां बताई गई है, विवरणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति, हम तीनों पद्धतियों का आज हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम आगे के विषय का अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।